गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स को। फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में और कोरोना वायरस जैसी महामारी से हम निपट रहे हैं, तो घर में बैठे हुए हैं तो क्यों ना कुछ प्रोडक्टिव पढ़ा जाए। और ये क्लास 10th में जो भी बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, आप अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही अच्छे आपके। अब आप आगे की पढ़ाई के लिए भी तैयारी करना शुरू करें, ठीक है। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्लास 11th के इकोनॉमिक्स को, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं हिंदी में? अर्थशास्त्र कहते हैं। सबसे स्टूडेंट्स पहली बात ये आती है कि इकोनॉमिक्स है क्या और इसे कैसे समझा जाए, इसके कैरियर स्कोप क्या है, इसके आगे आपको फ्यूचर में क्या आपकी पढ़ाई में इसकी मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात एक आती है कि आप क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं, उसके बाद अगर आप कॉमर्स को अपना कैरियर चूज करते हैं तो आप आगे जाके बीकॉम करिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करिएगा। तो आप जो अभी पढ़ते हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, वो आपका एक बेस होता है, और जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आपको फर्दर स्टडीज में काफी प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे फ्यूचर कैरियर से रिलेटेड। क्योंकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या बीकॉम में एंट्री करिएगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो पहला आपको जो स्टेज होता है उसको हम लोग फाउंडेशन कहते हैं या सीपीटी कहते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन या सीपीटी में हमें इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है क्लास 11 में, सेम टू सेम इकोनॉमिक्स वहां भी पढ़ना है। बस अंतर है कि यहाँ पे हम थोड़ा सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन आपका थ्योरी सारा कुछ सेम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स है क्या, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी ने 500 रुपए आपको दिए, ठीक है। अब आपके पास क्या है, बहुत सारा ऑप्शन है। बहुत सारा ऑप्शन कहने का मतलब कि आप 500 से या तो चाहेंगे तो आप अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे, अपने लिए कपड़े खरीदेंगे या अपने लिए कुछ भी, लेकिन हाँ, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको चूज क्या करना है, एक ही ऑप्शन को। आप 500 रुपए में पूरा मार्केट तो नहीं खरीद सकते हैं, मार्केट में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन आपको चूज करना है एक ऑप्शन। तो यहां पे देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हमको चूज क्या करना है, एक ही चूज करना है। और मेरे पास क्या है, आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो मन कहता है कि बहुत सारा चीज है। तो इकोनॉमिक्स यही कहता है कि हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब हमारी इच्छाएं क्या है, काफी ज्यादा है। हमारी आज एक इच्छा पूरी हुई तो अगले दिन दूसरी इच्छा जागृत होगी, आज फिर अगले दिन दूसरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तीसरे दिन अगली इच्छा आएगी, ठीक है। तो वांट्स कभी हमारे रुकते नहीं है, वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। हमको 500 रुपए में क्या करना है, अपने लिए जरूरी घरेलू सामान भी लेना है और अपने एंटरटेनमेंट की कुछ चीजें भी लेनी है। तो हमको काफी सोच समझ के आपको डील करना पड़ता है। आप सोचते होंगे कि जो पूरा देश चल रहा है या इकोनॉमी जो चल रहा है, इंडिया का जीडीपी चल रहा है, क्या ये इतना आसान काम होता है? नहीं, ये काफी ज्यादा जो टेक्निकल प्रोसेस है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसमें क्या टेक्निकलिटीज आपको पढ़नी है, तो आपको कैसे बजट बनता है, कैसे आपका जो एक्सपेंडिचर है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, कैसे आपका जो सेविंग्स होता है, कैसे आप इनकम को जनरेट करते हैं, तो वो सब बातें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इकोनॉमिक्स यही कहता है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है हमें एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि आप अपने जीवन में आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप इकोनॉमिकली सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर। अगला है कि स्कार्सिटी, ठीक है। अगला क्या है, स्कार्सिटी है, ठीक है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। मतलब हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कमी है रिसोर्सेज की। आप रिसोर्सेज को पूरा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। क्लियर है। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, वाटर क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद क्रूड ऑयल क्या है, लिमिटेड है। तो उसको वांट्स क्या है, क्रूड ऑयल का वांट्स कभी खत्म होने वाला है, लोग कभी गाड़ी चलाना छोड़ेंगे नहीं ना। पेट्रोलियम का भी क्या कहते हैं, पेट्रोलियम का तो लोग हमेशा यूज करेंगे, लेकिन उसका क्या कहते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है पेट्रोलियम का। क्लियर है। अब आगे कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसको हम लोग, इकोनॉमी किसी भी जगह की जो अर्थव्यवस्था होती है, आखिर उसे कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। क्लियर है। सबसे पहली बात हम करते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, पहला इकोनॉमी हम बात करेंगे आपको मार्केट इकोनॉमी की, दूसरी बात करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, और तीसरी बात हम करेंगे आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की। क्लियर है। तो मार्केट इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी होता क्या है, तो मार्केट इकोनॉमी कहने का मतलब होता है कि ऐसा इकोनॉमी जहां पे सारा कुछ, मतलब वहां का एक एक दुकान या एक एक कंपनी जो है
सारा प्राइवेट ओन्ड होता है, जहां पे सब कंट्रोल जो रहता है वो प्राइवेट वाले लोगों के पास रहता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, मार्केट इकोनॉमी कहलाता है। क्लियर है। मार्केट इकोनॉमी के बाद हमारा आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, हम इसका नाम एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है। क्या नाम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे सब कुछ कौन कंट्रोल करके रखता है, तो जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है। क्लियर है। एंड लास्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पे सब कुछ जो कंट्रोल है आपको थोड़ा प्राइवेट वाले के पास भी रहेगा और थोड़ा सा कंट्रोल गवर्नमेंट वाले के पास भी रहेगा। तो हमने क्या जाना कि 3 तरह के इकोनॉमी हमने जाना। पहला जाना हमने मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि जहां पे सारा कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है। हम लोग मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो ऐसा इकोनॉमी जहां पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, और इसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि ऐसा इकोनॉमी जहां पे थोड़ा सा कंट्रोल प्राइवेट वाले के पास हो, थोड़ा सा कंट्रोल गवर्नमेंट वाले के पास हो। क्लियर है। अब मार्केट इकोनॉमी के एग्जांपल, किस कंट्री में मार्केट इकोनॉमी फॉलो होती है, तो अमेरिका जो यूएसए है वहां पे मार्केट इकोनॉमी फॉलो करते हैं। फिर हमारा जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो किस कंट्री में फॉलो होता है, तो वो जो हमारा होता है वो चाइना में होता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारा कंट्री इंडिया में क्या है, रिलायंस भी है, और इंडिया में क्या है, एनटीपीसी भी है। इंडिया में आपका टाटा भी है, इंडिया में आपका सेल भी है, इंडिया में आपका बिरला कंपनी भी है, और इंडिया में आपका गेल कंपनी भी है। तो मतलब क्या है, रिसोर्सेज पे क्या है, दोनों का क्या है, बराबर बराबर हक बांटा गया है। क्लियर है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में हम आगे पढ़ते हैं कि हमने तो पढ़ा क्या कि रिसोर्सेज जो क्या है लिमिटेड है, और हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। सिंपल सी बात है कि जब आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि हम अपने वांट को सैक्रिफाइस करने के लिए, हर वांट पे सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, आप सैक्रिफाइस देते हैं। क्लियर है। उससे पहले आप जानिए कि और इकोनॉमिक्स के बारे में, और इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है 2 पॉइंट पे जो बेस्ड है कि इकोनॉमिक्स का एक साइंस ऑफ चॉइस है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस है कि आपको इसमें चॉइस मिलेगा, ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास सारा कुछ खरीदने का पैसा नहीं होता है। उसको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और बोला जाता है कि स्टूडेंट्स आप उस ऑप्शन में से कुछ सिलेक्ट करिए। जैसे आप जब क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं तो आपके पास क्या है, 3 ऑप्शन थे कैरियर चुनने के। या तो आप साइंस लेते हैं, या तो आप कॉमर्स लेते हैं, या तो ह्यूमैनिटीज मींस आर्ट्स ले लेते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शन है, लेकिन एक स्टूडेंट को सारा ऑप्शन चूज करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। कितने ऑप्शन का, सिर्फ आप एक ही चूज कर सकते हैं। मतलब आपका मन तो है कि तीनों पढ़े, आपका मन है कि तीनों पढ़े, लेकिन आपके पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चूज करना है। तो मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का बेसिक पॉइंट है, इसको आपको क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम में कभी कभी जो क्वेश्चंस आता है कि इस पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एक्सप्लेन दिस मीन, एक्सप्लेन द टर्म। ये मतलब क्या कहता है। क्लियर है। आगे उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई भी क्या होता है। एक बात बताइए, जैसे इंडिया में अभी क्या है, कोरोना वायरस का पूरा टाइम चल रहा है, तो लोग क्या हो गए, सारे का बिजनेस बंद पड़ा है। और एक और बात है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली पढ़ने का जरूरत है। प्रैक्टिकली कहने इन द सेंस का कि आप अगर सिर्फ सोचेंगे कि बुक्स का ज्ञान लेकर आप अगर इकोनॉमिक्स के पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स को, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको बुक्स के नॉलेज के अलावा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज कहने का मतलब क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आना चाहिए, आप इकोनॉमिक्स को फील करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स फील करना है आपको इकोनॉमिक्स को, कि इकोनॉमिक्स में क्या है, आपको हर कुछ के डिटेल्स में जाके जानना है कि बजट क्या है, जीडीपी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, कोई भी जैसे पॉलिसी आता है तो पॉलिसी में फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पॉलिसी के, कोई भी बजट आता है जो बजट में कितना एलोकेशन किस सेक्टर पे होता है, इसको जानना है। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की आर्थिक आपको क्या कहते हैं, मुश्किलात जो होती हैं वो क्या होती हैं। अब एक बात बताइए कि गवर्नमेंट के पास अभी क्या मुश्किल है कि कैसे इकोनॉमी को मैनेज किया जाए। लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, लोग काम पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास क्या होगा, इनकम नहीं आएगा, गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं आएगा तो देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के पास चिंता है कि क्या करेगी।
तो कुछ दिन पहले का न्यूज है कि क्या किया गवर्नमेंट ने, आरबीआई को क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया कुछ लिक्विफाई करने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो को घटा दिया, फाइनेंशियल लिक्विडिटी को घटाने का उसने क्या किया, ऑर्डर जारी किया। ये सब क्यों किया जाता है कि किसी भी इकोनॉमी को ट्रैक पे रखने के लिए, कि ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उस ट्रैक पे रखने के लिए कुछ गवर्नमेंट कदम उठाती है। क्लियर है? अब एक और बात, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपका जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहने का मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहने का मतलब है, क्लियर सुनिए। पहला जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो होता क्या है, जैसे कि आपके देश में प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट, कोई आपको बोला कि मिस्टर एक्स आपका नाम है, मिस्टर एक्स, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया इज फेसिंग अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये जो आपने स्टेटमेंट बोला कि इंडिया इज फेसिंग अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, ये यहां पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि आप यहां पर उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि इंडिया इज फेसिंग वो इंडिया में हो क्या रहा है, तो इंडिया फेस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा कि हाउ इंडिया शुड रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, कि भारत जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बीच में और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में क्या है, ये आपको बेसिक स्टेटमेंट हमारा है। ये क्लियर है? अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज को जानना जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या, यही हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स हमारे अनलिमिटेड हैं। फिर हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में देखा, फिर देखा कि इकोनॉमिक्स है क्या। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। आपको पता होना चाहिए कि क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है और आपको यहां पर स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है अगली बुक, दूसरी पार्ट में आपको, ठीक है। उससे पहले हम आपको जानते हैं कि ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स कहने का मतलब, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स को दो भागों में इकोनॉमिक्स को बांटा गया है, एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक, एक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। अब पहले हम एक पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक के शब्द से माइक्रो से आया है, जिसका मतलब होता है छोटा, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा। तो जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, मतलब कोई स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स किसी इकोनॉमिक के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक। मतलब अगर हम किसी, मान के चलिए, सिंगल पर्सन के बारे में इकोनॉमिक देख रहे हैं उसका, या किसी दुकान का इकोनॉमिक्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उस दुकान में, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है। ये जो डिमांड सप्लाई मैंने वर्ड बोला, ये आप आगे सुनते रहेंगे और आप जब तक कॉमर्स से जुड़े रहेंगे आपका डिमांड और सप्लाई पीछे छोड़ने वाला नहीं है। सो ऑलवेज रेडी फॉर द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या और सप्लाई क्या मैं आगे क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल जानिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, वर्ड माइक्रोज जो है ग्रीक का, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा सा। और ये किसका स्टडी होता है, ये स्टडी होता है बिहेवियर का, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स जो होते हैं, जी हाँ स्टूडेंट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट यूनिट्स जो होते हैं उसके स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसके टूल्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने कुछ देर पहले, 10 सेकंड पहले बोला कि टूल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। कोई आपसे पूछेगा व्हाट आर द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, तो मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे द टूल्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक आर डिमांड एंड सप्लाई। बिना डिमांड और बिना सप्लाई के माइक्रो इकोनॉमिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमिक की बात आएगी तो डिमांड की भी बात आएगी और सप्लाई की भी बात आएगी। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक का एक दूसरा नाम भी है स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक का एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम क्या है, प्राइस थ्योरी। यस स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है, प्राइस थ्योरी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। अब किसी के इंडिविजुअल इनकम के बारे में जान रहे हैं,
किसी के प्राइस को जा रहे हैं, किसी कॉमोडिटी के प्राइस को हम जान रहे हैं कि हमारा जो अंडा बिक रहा है, अंडा क्या है 4 रुपए पीस है, या दूध कैसे है 50 रुपए लीटर बिक रहा है। तो जब हम इंडिविजुअली किसी बात को करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे मेरे साथ रिवाइज करते रहिए। घर पे भी बैठे हुए हैं तो आपको मेरे साथ बात करना है, आपको अनुभव करना है कि क्लासरूम में ही आप बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब तक एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे आपको पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोज वर्ड जो होता है ग्रीक का, उससे डिराइव किया गया है और उसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक कहलाता है। फिर टूल्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक का? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक के टूल्स हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राइस थ्योरी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जब इंडिविजुअल अर्निंग के बारे में, इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करेंगे, किसी कॉमोडिटी के, सर्टेन कॉमोडिटी के प्राइस के बारे में बात करेंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्लियर है, ब्रांच इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक क्लियर हो गया। सेकेंड, मैक्रो इकोनॉमिक। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक का जो वर्ड है, ये मैक्रो इकोनॉमिक कहां से आया है? ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, MACROS, मैक्रोस से आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार्ज। जब हम बड़े लेवल पे किसी चीज की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या बोला माइक्रो में? कि हमने स्मॉल लेवल में बात की है, और मैक्रो में क्या करेंगे? तो मैक्रो में हम लोग किस लेवल में बात करते हैं? मैक्रो का मतलब हम लोग बड़े लेवल में बात करते हैं, ठीक है ना। माइक्रो में हमने क्या देखा? कि माइक्रो में हमने देखा कि हम स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, लेकिन मैक्रो में बिग लेवल पे बात करते हैं। क्लियर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जैसे देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक को हमने क्या देखा कि हम लोग उसको प्राइस थ्योरी कहते हैं, उसी प्रकार हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है कि जो बेसिक डिफरेंस यहां पे राइज होता है वो क्या है? वो ये है कि माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब होता है लार्ज। तो जब भी हम इकोनॉमी के बारे में स्मॉल मतलब छोटे लेवल पे डिस्कस करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक, और जब इकोनॉमी के बारे में लार्ज लेवल पे डिस्कस करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसके टूल्स क्या है। जैसे आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टूल्स है वो डिमांड एंड सप्लाई है, उसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक का टूल क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक का टूल है स्टूडेंट्स हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है? उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। फिर जैसे इंडिविजुअल इनकम एग्जाम्पल हुआ माइक्रो का, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एग्जाम्पल हुआ आपको माइक्रो का, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा एग्रीगेट इनकम। क्या होगा एग्जाम्पल? एग्रीगेट इनकम। यस स्टूडेंट्स, जैसे माइक्रो में क्या होता है, हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, तो मैक्रो में क्या करेंगे? एग्रीगेट करेंगे सारे इंडिविजुअल्स के इनकम को। मान के चलिए मिस्टर एक्स का इनकम 10, मिस्टर वाई का 20, मिस्टर एक्स का 30। तो मैक्रो में क्या पढ़ेंगे? मिस्टर एक्स प्लस मिस्टर वाई प्लस मिस्टर जेड, मतलब 60 रुपीज। 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 60। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? माइक्रो डील्स विद स्मॉल एंड मैक्रो डील्स विद द बिग, मतलब लार्ज। क्लियर है? उसके बाद देखिए हम आगे जो है हमने क्या क्या कवर किया टॉपिक को। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में देखा, स्कार्सिटी के बारे में देखा, हमने देखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा ब्रांचेस क्या है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखा। क्लियर है? अब हम लोग अगले सेशन में डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब भी वीडियो देखते हैं हमारा या किसी भी टीचर का, आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देखा करिए। ठीक है? आप उससे 100% प्रोडक्टिविटी उससे आप गेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आज जो आप पढ़ेंगे, आज जो आपका बेस बनेगा वही आपके फ्यूचर को सर्व करेगा। क्योंकि आप इस देश के फ्यूचर हैं, आप इस देश के फ्यूचर हैं, तो आपको डेवलप करना हमारा काम है। और आपका क्या काम है कि हमारी बातों को गौर पूर्वक सुने, आप कॉपी में नोट्स बनाएं, आप समझें, डाउट हो तो हमसे प्रॉब्लम पूछें। हम आपके लिए यही बैठे हैं कि आपको सारे प्रॉब्लम्स का, आपके डाउट को क्यूरी किया जाए। ये आपके क्लास 11 का पहला इकोनॉमिक्स का सेशन था। आने वाले सेशंस में हम लोग और बातें करेंगे, कुछ और इकोनॉमिक्स के बारे में और डिटेल्स से जानेंगे। थैंक यू सो मच।